ये है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर बोलता है, मैं सिंगन का वंशज हूं और अब मैं अपना असली नाम भूल जाता हूं। आज के बाद मैं हूं सिंगान। एक्स ऑफ एग्जीक्यूशन लौटा। उसकी बॉडी में एक धमाका गूंजता है और पूरा वर्ल्ड पागल सा हो जाता है। फिर उसके उठे हुए लेफ्ट हाथ में एक जाइगेंटिक ब्रॉन्ज बैटल एक्स मैनिफेस्ट हो जाता है। अब आगे, जैसे ही बैटल एक्स सामने आई और एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने उसे पकड़ा, एक पुराना और जंगली सा ऑरा उसके हेडलेस बॉडी से तेज गति से फूट पड़ा। यह प्रेजेंस एक बड़े वॉर्टेक्स में बदल गया जो हर तरफ से स्वीप करने लगा उस जगह से जहां एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर खड़ा था। दुनिया गुनगुनाई, जिससे आसपास के इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ जियान, जिसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वो घूर कर देखता है सू मिंग के एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को और उसके चेहरे पे एक गहरी सोच दिखाई देने लगी। अपने इतने तजुर्बे के बावजूद उसने कभी नोटिस नहीं किया था कि सू मिंग के एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के मन में क्या चल रहा था। उस वक्त ही उसे समझ आया वो डिटर्मिनेशन और वो जज्बा जो उसके अंदर था। जियन सोचता है, इस आदमी का विल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए तो जब डीतियन ने इसके ऊपर कब्जा किया था तब भी यह अपनी विल का थोड़ा हिस्सा बचाकर रख सका और यह विल हमेशा उसकी सोल के अंदर रेजिस्ट कर रही थी। लेकिन इसने रेजिस्ट कुछ हटके तरीके से किया। इसने जद्दोजहद नहीं की, बल्कि डीतियन की पावर का यूज अपने ब्लड को जगाने के लिए किया। मतलब डीतियन ही उसको अपने ब्लड का एवोल्यूशन पूरा करने में मदद दे रहा था। इसने अपना सिर खुद ही काट दिया ताकि उसका ब्लड वापस एंसेस्टर्स जैसा प्योर हो जाए। डीतियन की पावर के थ्रू इसने खुद को सिंगन का विल और उसकी बहादुरी में बदल लिया। यह आदमी सू मिंग जैसा ही है। दोनों को समझना मुश्किल है और देखने से लगता है कि सिंगन की प्रेजेंस सू मिंग से थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। जो बातें इसने सू मिंग को पहले बोली थीं, वो डीतियन के वर्ड्स भी थे, लेकिन उसके अपने भी थे। खासकर जब उसने अपने सिर से सू मिंग को मारा था पहले। कोई भी उस समय उसके एक्शंस में कुछ गलत नहीं देख पाता, लेकिन वो दोनों एक ही मास्टर के शागिर्द हैं, इसलिए यह बात क्लियर थी कि सू मिंग ने कुछ फील किया था। जियान का चेहरा उतर गया। अब सब कुछ होने के बाद चीजें सोचना इजी था, लेकिन उस वक्त पहले से गेस करना काफी मुश्किल होता, और वैसे ही जैसे जियान ने सोचा था। सू मिंग ने भी कहा था कि उसने कुछ समझा है पहले। जो चीज उसने समझी थी वह थी उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के एक्शंस का मतलब। उसका एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर एक ब्लेड था और जिसने वो ब्लेड पकड़ा था वो था डीतियान। वो ब्लेड खुद को और तेज बनाना चाहता था। उसके लिए एक वेटस्टोन चाहिए थी। सू मिंग को समझ आ गया कि उसका एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर क्या चाहता था और उसने डिसाइड किया कि वो उस ब्लेड के लिए वेटस्टोन बनेगा। उस ब्लेड के लिए जो सिंगतियन ने हेवन के खिलाफ लड़ने के लिए पकड़ा था। जिस समय ब्लेड शार्प हो गया वही समय था जब ब्लेड ने अपने होल्डर के खिलाफ टर्न लेना स्टार्ट कर दिया। सिर को हवा में उड़ा देने का एक्ट सिर्फ उसकी फियर्सेस्ट विल को नहीं दर्शाता, लेकिन इससे उसने डीतियन से अपना पूरा कनेक्शन भी तोड़ दिया। इसीलिए जब डीतियन उसके उड़ा हुआ सिर से निकला, उसके चेहरे पे डिसबिलीफ दिखाई दिया। जैसे ही उसकी सोल गायब हुई, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने अपना बदन उठाकर खड़ा हो गया और उसके सीने से निकलते चेहरे ने आसमान की तरफ देखा। उसी वक्त एक दबा हुआ गूंजता हुआ रोर स्काई तक गूंज उठा उसके मुंह से। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर बोलता है, यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, मुझे नहीं पता मास्टर कहां गया। उसका प्रेजेंस बर्सर्कर्स की लैंड से गायब हो गया है, लेकिन मैं फील कर सकता हूं कि वो अभी जिंदा है। लेकिन तुम्हारे सेकंड सीनियर ब्रदर का प्रेजेंस बहुत वीक हो गया है। वो ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट में है। चाहे इस बैटल का रिजल्ट कुछ भी हो, तुम्हें ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट जरूर जाना होगा और अपने सेकंड सीनियर ब्रदर को बचाना होगा। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की आवाज हवा में गूंजी और जमीन हिला दी। आसमान गूंज उठा। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर बोलता है, यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस अभी भी बढ़ने के साइंस दिखा रहा है और तुम और ज्यादा ऊंचा लेवल अचीव कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा हार्ट अभी भी फर्म नहीं है। मैं देख सकता हूं कि वर्ल्ड ऑफ बर्जर्कर्स ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। वर्ल्ड ऑफ बर्जर्कर्स की किस्मत तुम पर है और तुम चौथे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स हो, लेकिन तुमने अभी तक वर्ल्ड ऑफ बर्जर्कर्स और उस किस्मत को एक्सेप्ट नहीं किया है। तुमने अपना स्टेटस अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के रूप में। मैं ये बैटल तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तुम ढंग से सोचो कि क्या तुम गॉड ऑफ बर्जर्कर्स बनना चाहते हो। जबकि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ज्यादा कुछ बोलने वाला बंदा नहीं था। उस वक्त उसने लगातार इतनी लंबी बात कह दी। लगभग उसी वक्त उसने हवा में एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही यह हुआ, जियन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने फील किया एक तेज किलिंग इंटेंट और एक जंगली ऑरा सिंगन से
जियान हिलता है और हाथों से एक सील बनाता है, फिर हाथ घुमाता है। तुरंत उसके बॉडी के आसपास अनेक ब्राइट लाइट रिंग्स दिखाई देने लगती हैं। वो लाइट रिंग्स उसको घेरती हैं जैसे कोई डायमेंशनल माउथ। जैसे ही ये होता है, एक ठंडी सी संकट जैसी हवा फैलने लगती है। सुमिंग के एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर आगे बढ़ने लगे और बैटल एक्स उठाकर सीधा जियन पर वॉर किया। एक जोर का धमाका आसमान तक गूंज उठा। इन दोनों के बीच तुरंत जोरदार फाइट शुरू हो गई। जमीन पे जो करीब 100 इम्पेरिशेबल शमन सोल्स पड़े थे, उन्होंने अपने सिर ऊपर उठाए और एक ही वक्त में उनके चेहरों पे होश की झलक दिखाई देने लगी। उन्होंने आसमान की तरफ चीखा, फिर सबने एक साथ अपने अपने सिर काट दिए। जैसे ही वो सब एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की तरह एग्जिस्टेंसेस बन गए, उनके सिर बैटल एक्सेस बन गए। जैसे ही उन्होंने उन्हें उठाया, वो तुरंत उड़ के आसमान की तरफ जियन पर टूट पड़े। सुमिंग साइड में चुपचाप खड़ा था। वो सरलेस एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को जियन के साथ फाइट करते देखता रहा और वर्ल्ड में गूंजती उन टूट फूट की आवाजों को सुनता रहा। तभी उसके जहन में वो बातें गूंजने लगीं जो उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने बोली थीं। वो बातें उसके दिल पे छाप बनाकर रह गई थीं। और वैसे ही जैसा एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने कहा था, सुमिंग के दिल के अंदर कहीं गहराई में उसने वर्ल्ड ऑफ बर्जर्कर्स और उसके किस्मत को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके अंदर वो इच्छा ही नहीं थी कि वो गॉड ऑफ बर्जर्कर्स बने। अगर उसके डार्क माउंटेन वाली यादें झूठी थीं और अगर सब कुछ झूठा निकला तो वो बर्जर्कर था ही नहीं और उसके रगों में बर्जर्कर का खून नहीं बह रहा था। अगर वो अपने पास्ट को और पीछे जाकर ट्रेस करे तो उसे समझ आएगा कि उसके चाइल्डहुड की यादें भी दूसरे बर्जर्कर से बिल्कुल अलग थीं। वो पहला बर्जर्कर इनिशिएशन पास करने में सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि सुमिंग ने अपने सीने पर लटके हुए उस पुराने ब्लैक स्टोन फ्रैगमेंट को छुआ जो सालों से उसके साथ था। सब कुछ उसी की वजह से था। उसका मन थोड़ा उदास था। असल में उसने काफी समय पहले ही यह महसूस कर लिया था कि वो एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे जड़ ही नहीं है। वो आसमान में तैरता हुआ था, बिना ये जाने कि उसे कहां जाना चाहिए या फिर कहां लौटना चाहिए। और यह भी नहीं पता था कि वो पैदा कहां हुआ था। ऐसे हालत में वो वर्ल्ड ऑफ बर्जर्कर्स, उसकी किस्मत और गॉड ऑफ बर्जर्कर्स बनने का स्टेटस एक्सेप्ट ही कैसे कर सकता था। सुमिंग धीरे से बोलता है, मैं बर्जर्कर नहीं हूं। आसमान की गूंजती आवाजें लगातार चल रही थीं। जियन के पीछे 18 बड़े बड़े स्टैच्यूज अचानक से उभर आए। इनमें से हर एक अजीब और ईविल दिख रहा था और सबके रूप अलग थे। कुछ ह्यूमन फॉर्म में थे और कुछ बीस्ट फॉर्म में। उनमें एक तरह की खौफनाक और संकट से भरी ऑरा थी, एक ईरी सी चिलिंग प्रेजेंस। उन 18 स्टैच्यूज के अंदर ऐसे प्रेजेंस थे जैसे वो वेंजफुल सोल्स हो, और वो किसी राक्षस या बदला लेने वाले स्पिरिट्स जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें ब्लड थर्स्ट और मर्डरस इंटेंट भरा था, जैसे वो इस वर्ल्ड के नहीं बल्कि किसी अनंत गैलेक्सी से आए हों, पुराने युगों से भटक रहे हों। उनके रोर्स अलग ही लेवल के थे, सुनने में कांटे जैसे चुभने वाले, लेकिन एक साथ में गहरी गूंज भी थी। जो भी उनकी आवाज सुनता उसका छी और ब्लड उल्टा बहने लगता, हार्ट बीट फास्ट हो जाता और मन में हलचल होने। सुमिंग ने जैसे ही इन 18 स्टैच्यूज की तरफ देखा, उसकी आंखें एकदम सिकुड़ गईं। उसे लगा जैसे उसने इन आवाजों को कहीं पहले भी सुना है, जैसे कोई पुरानी याद आसपास मंडरा रही हो। लेकिन इस याद को सच में समझने से पहले ही एक जोर का धमाका हुआ, जैसे पूरा आसमान ही टूट गया हो। उसी वक्त एक ऐसा प्रेजेंस जो लैंड ऑफ बर्जर्कर्स का नहीं था, आसमान से नीचे गिरता महसूस हुआ। सुमिंग ने तुरंत महसूस किया, क्योंकि जैसे ही वो प्रेजेंस नीचे आई, उसका शरीर धीरे धीरे घिसने लगा, जैसे डिके हो रहा हो। सुमिंग ने तुरंत अपना सिर उठाया। ऊपर आसमान में उसने वो दोनों बड़े रून्स देखे जो पहले वहां थे, लेकिन बाद में डिस्टॉर्शंस की वजह से छुप गए थे। वो प्रेजेंस जो बर्जर्कर का नहीं था, लेकिन एक इमॉर्टल का था, वो उन रून्स के अंदर से बाहर आ रहा था। रून एक वॉर्टेक्स के रूप में घूम रहे थे और वो काफी ज्यादा नीचे गिर गए थे। सुमिंग की आंखों में एकदम तीखी हो गईं। वो बोलता है, ब्राइट यांग का प्रेजेंस है ये। अगर पहले होता तो सुमिंग इस ब्राइट यांग के प्रेजेंस से बिखर जाता, लेकिन अब उसके पास एक आधा ब्राइट यांग स्टोन उसके शरीर के अंदर सील था। उस प्रेजेंस का सामना करते हुए उसने अपने अंदर इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त करने की क्षमता डेवलप कर ली थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और एक ही मोमेंट में वो सीधा ऊपर आसमान में उन दोनों रून्स की तरफ दौड़ गया। नीचे हजारों इमॉर्टल की चीर करते आवाजों को उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे पता था इमॉर्टल्स नीचे उतर रहे थे। बिल्कुल उसी वक्त जब सुमिंग उनके पास पहुंचने ही वाला था, एक और धमाका हुआ जो पहले वालों से कई ज्यादा बड़ा था।
आसमान में दो बड़े लाइट हुप्स चमक गए। अंधेरों में भी वो एक चमकती रोशनी जैसे लगे। दोनों हुप्स जोर से जमीन पे गिरे और दो बड़े पिलर्स ऑफ लाइट का रूप ले लिया जो आसमान और जमीन को जोड़ रहे थे। इन दोनों लाइट पिलर्स के अंदर कुछ फिगर्स दिखने लगे। पहले तो वो ब्लर थे, लेकिन धीरे धीरे उनके रूप बनने लगे। जैसे ही उनकी बॉडीज स्ट्रेच होकर चिपक रही थीं, उनकी असलियत सामने आनी शुरू हो गई। जब तक वो फुली फॉर्म लेते, उसके पहले ही सूमिंग उनके पास पहुंच गया। उसके अंदर का किलिंग इंटेंट आसमान को चीर रहा था। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि एक पल में ही वो एक लाइट पिलर के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसके बॉडी से काली फॉग आसमान तक उठने लगी। ये फॉग उसने जानबूझकर नहीं निकाली थी, बल्कि ब्राइट यांग के ज्यादा पावर की वजह से उसका शरीर नेचुरली ब्लैक फॉग छोड़ रहा था, जैसे वो जल्दी जल्दी पुराना और बूढ़ा हो रहा हो। सूमिंग का शरीर तेजी से ओल्ड हो रहा था, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। उसने उस पेन को दबा दिया जो उसके बॉडी में ब्राइट यांग के इफेक्ट की वजह से फैल गया था, और अपना दायां हाथ उठा के आगे की तरफ झटका दिया। जब उसने ये किया, 3 लोग जो अभी तक अपनी पूरी फॉर्म में नहीं आए थे, उनका शरीर कांप गया और किसी दूसरी दुनिया से उनकी चीख सुनाई दी। वो तुरंत बिखर के हवा में गायब हो गए। सूमिंग ने एक पल का भी ब्रेक नहीं लिया। अगले पल में उसने एक और फिगर, जिसका रूप अब तक काफी हद तक दिखने लगा था, उसके राइट इंडेक्स फिंगर से छू दिया। जैसे ही उसने छुआ, वो फिगर छंट गया। फिर सूमिंग ने नीचे हवा में पैर मारा और उसके नीचे से तेज रिपल्स फैलने लगे। उन रिपल्स के इफेक्ट से पास के 3 फिगर्स तुरंत कांपने लगे, फिर एक ही पल में धमाके के साथ टूट गए। सूमिंग ने मूव करते हुए अपने दाएं हाथ को पंच की शेप में बंद किया और उस लास्ट फिगर की तरफ पंच मारा जो उस पिलर ऑफ लाइट में था। इस पंच में वो पूरा फोर्स था जो सूमिंग ने बजकर सोल रियल्म के लेटर स्टेज में इकट्ठा किया था। साथ ही जब से उसका शरीर एक सच्चा बजकर बन गया था, उसमें जो नई पावर आई थी, उसमें वो पंच इतना डेंजरस था कि डी तियन का क्लोन भी उस पंच से बचने की सोचे। जैसे ही उसने ये पंच मारा, उसका टारगेट वो फाइनल फिगर था जिसका रूप काफी हद तक रिकवर हो चुका था। वो आदमी धीरे से घुर्राया जैसे, और उसने सूमिंग के अटैक के खिलाफ थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी दिखाया, जबकि उसका बॉडी अभी भी पूरी तरह डिसेंड करते हुए अपनी शेप में वापस आ रहा था। यह क्लियर था कि यह कोई आम आदमी नहीं था। बाकी जितने भी इमॉर्टल्स डिसेंड हुए थे इस जगह पे, वो सब अपने फॉर्म में लौटने के दौरान एक पल के लिए भी रेजिस्ट नहीं कर पाए थे। सूमिंग के डिवाइन एबिलिटीज के तेजी से एग्जीक्यूट होने के कारण वो सब सिर्फ नफरत भरी आंखों के साथ वैनिश हो गए। वो आदमी अपना दायां हाथ उठाता है, एक सील बनाता है और डायरेक्टली सूमिंग के आते हुए पंच की तरफ प्रेस करता है। दोनों टकराते हैं और जोर से धमाके आसमान तक गूंज जाते हैं। एक रिपल की लेयर तुरंत बाहर फैलती है, फिर उल्टा होकर वेव बनाकर लाइट के उस पिलर को हिला देती है, लगभग गिरा देती है। सूमिंग तकरीबन 1000 फीट पीछे लड़खड़ाया और उसके अंदर की जोर से घूम उठे। जब उसने सिर उठाया, उसकी आंखों में एक चमक सी थी। लाइट के उस पिलर के अंदर वाले आदमी का फॉर्म कांप उठता है और तुरंत टूटकर पतली काली धागों में बदल जाता है। फिर वो हवा में गायब हो जाता है। उसका डिसेंट फेल हो गया। हो सकता है उसकी मौत तो ना हुई हो, मगर चोट इतनी गहरी थी कि मुसीबत तो पक्की थी। एक और डायमेंशन के पिलर से एक भयानक चिल्लाता हुआ रोर आता है। कौन था जिसने मुझ पे अटैक किया? मैं याद रखूंगा। जब दोबारा आया तो तुझे 1000 नहीं, 1 मिलियन बार मारूंगा। सूमिंग उन शब्दों को इग्नोर करता है। हो सकता है उसने इस पिलर के इमॉर्टल से निपट लिया हो, पर अभी एक और पिलर बचा था। उस समय उस पिलर के अंदर काफी सारे फिगर्स फॉर्म ले रहे थे और 2 तो आगे कदम भी बढ़ा चुके थे, जैसे किसी भी मोमेंट बाहर निकल आएंगे। सूमिंग की आंखों में एक तेज चमक आई। उसके चारों तरफ काले धुएं की तरह कुछ उभरने लगता है। वो धुआं तुरंत उसके दाएं हाथ के पास जमा होता है और एक पल में ही अंडरटेकर ऑफ इविल्स स्पीयर दिखाई देता है। सूमिंग उसे तुरंत पकड़ता है, उठाता है और दूसरे पिलर की तरफ फेंक देता है। अंडरटेकर ऑफ इविल्स स्पीयर एक पर्पलिश ब्लैक ड्रैगन जैसे हवा में चीरता हुआ जाता है और डायरेक्ट पिलर के अंदर उस फिगर से टकराता है जो कदम बढ़ा रहा था। जब सूमिंग सील बनाकर पॉइंट करता है, वो फिगर तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है और एक बड़े इंपैक्ट में बदल जाता है जो पूरे पिलर के अंदर फैल जाता है। इस इंपैक्ट ने अभी तक फॉर्म में वापस आ रहे सब फिगर्स को एक पल के लिए फ्रीज कर दिया। सूमिंग इस पल में एक शूटिंग स्टार की तरह उनके बीच जा पहुंचा। उसका चेहरा काला धुआं छिपा रहा था और उस जगह सिर्फ एक पतला सा स्केलेटन जैसे हाथ दिखता था जो धुएं में से निकलता और बिना रेजिस्टेंस के सब फिगर्स को कुचल देता। पर डिसेंट होने वालों में एक ऐसा भी था जो सूमिंग के इस एम्बुश से बचकर पीछे चला गया।
वो आदमी आधा फॉर्म ले चुका था, मगर उसका रिट्रीटिंग स्पीड कम नहीं हुआ। जैसे ही सुमिंग ने पिलर के अंदर कदम रखा, वो बंदा तुरंत स्पीयर को डॉज करता हुआ पीछे भाग गया। उसका फॉर्म एक पेल मिडिल एज्ड आदमी में बदल गया जो ब्लैक रोब में था, और भागते वक्त उसके चेहरे पर लिविड गुस्सा था। इविल स्काई सेक्ट का सेक्ट एल्डर पहले बैच में डिसेंड हुआ था। हालांकि उसका रियल बॉडी नहीं आया था, पर उसने एक मैजिकल बॉडी भेजी थी बर्जर्कर्स की लैंड में। और यह सिर्फ मैजिकल बॉडी होने के बावजूद उसके पास इतना पावर था कि बर्जर्कर्स को दबा सके, क्योंकि इमॉर्टल्स का मानना था कि बर्जर्कर्स में सबसे स्ट्रांग लोग एसेंडेंस के ग्रेट सर्कल लेवल तक ही पहुंचते हैं। पर जब वो डिसेंड करने लगा, उसने एक इतना डेडली डेंजर महसूस किया जो उसकी स्किन तक को चीर गया। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि डिसेंट के दौरान ऐसा कुछ होगा। इस तरह से किसी का फॉर्म डिस्ट्रॉय करना, यह तो इमॉर्टल्स के स्टैंडर्ड्स के भी नीचे था। वो चीखता है, तू है कौन? जब वो ब्लैक रोब्ड मैन पिलर से बाहर निकला, वो तुरंत पीछे हट गया। जब उसने सिर उठाकर देखा, पिलर में उसका कोई अपना इंसान बचा ही नहीं था। सिर्फ एक इंसान जो फॉग से घिरा हुआ था, वो निकलता हुआ दिखाई दिया। जब वो फॉग से घिरा इंसान बाहर आया, तो फॉग धीरे धीरे हटने लगा और एक बूढ़े चेहरे का साफ ग्लिम्स दिखा। लेकिन जैसे ही उसने 7वां कदम उठाया, वो अपना असली फॉर्म सुमिंग ले चुका था। ये सब हो क्या रहा है? ब्लैक रोब वाले आदमी का चेहरा और ज्यादा सफेद हो गया। सुमिंग का ट्रांसफॉर्मेशन उसे डर के मारे हिला गया था। डिसेंडेड इमॉर्टल्स की बर्बादी उसके लिए शौक थी। दूरी में उसने देखा एक सिर कटा हुआ आदमी जियन के साथ लड़ रहा है, और उनका बैटल आसमान तक धमाके कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था यहां हो क्या रहा था। सबसे ज्यादा डरावना था ग्राउंड पे खड़े 10,000 से भी ज्यादा इमॉर्टल्स का रिएक्शन। वो सब इविल सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट के लोग थे, पर कोई भी डिसेंड होने वालों की मदद नहीं कर रहा था। सोचने वाली बात यह थी, उन सब के चेहरे पर हेजिटेशन और डर था। वो आदमी सोचता है, ये डर रहे हैं किस बात से? वो तुरंत नजर झुकाता है, फिर इविल सेक्ट की तरफ देखता है। वो झुक के चीखता है, शेंडोंग, बता क्या हो रहा है यहां? वो क्लियरली शेंडोंग को जानता था, मगर उसके जवाब से पहले ही सुमिंग की नजर उस पर पड़ती है, और फिर सुमिंग एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह उसकी तरफ भागता है। वो आदमी तुरंत रिएक्ट करता है। उसका ची रहा हुआ एक्सप्रेशन तुरंत बदलता है, और उसका जिस्म 7 फिगर्स में बदल जाता है जो अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। उसका पूरा पावर डिसेंड नहीं हुआ था, पर उसके पास एसेंडेंस ग्रेट सर्कल तक का पावर था। उसने एस्केप नहीं किया, बल्कि उन सबको सुमिंग पर रिवर्स चार्ज करने भेज दिया। वो सोचता है, सुमिंग चाहे पहले कितना भी स्कैरी लगा हो, वो सिर्फ बर्सर्कर है, और स्ट्रॉन्गेस्ट बर्सर्कर्स भी सिर्फ एसेंडेंस के ग्रेट सर्कल तक ही होते हैं। अब जब मैं पिलर से बाहर हूं, फाइट बराबर की होगी। बस मुझे कुछ वक्त मिल जाए, दूसरा बैच इमॉर्टल्स आ जाएगा, फिर यह तो गया काम से। पर एक बात अजीब है, जो आदमी जियन से लड़ रहा है, उसने उसे बोलने तक नहीं दिया। और दी तियन कहां है? वो सुमिंग की तरफ चार्ज करता है। सुमिंग अपनी नजर उस पर दौड़ाता है। 7 लोग थे। यह डिवाइन ट्रिक बड़ी स्मार्ट थी, लेकिन उसे असली आदमी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं लगता। वो सीधा वहीं रुक जाता है। जैसे ही सुमिंग हवा में रुकता है, वो 7 लोग एक पल में उसके आसपास आ जाते हैं। सब सील बनाते हैं और एक साथ सुमिंग की तरफ अटैक करते हैं। एसेंडेंस के ग्रेट सर्कल का पावर सुमिंग के ऊपर टकराता है। धमाके गूंज उठते हैं, पर सुमिंग हिलता तक नहीं। वो चिल्लाता नहीं, सिर्फ अपना दायां हाथ उठाता है और चौथा फिगर पंच करता है। दुनिया कांप जाती है। चौथा फिगर हिल जाता है, खून के साथ खींच के गिरता है। उसके चेहरे पर शॉक और डिसबिलीफ होता है। वो बोलता है, ये पावर एसेंडेंस से आगे का है। तू। जैसे ही वो गिरता है, बाकी 6 फिगर्स टूट जाते हैं। असली आदमी वहीं चौथा था। जैसे ही वो पीछे गिरता है, सुमिंग उसकी नजरों से गायब हो जाता है। उसका दिल कांप उठता है। उसकी इनर सोल में एक डेड कोल्ड सेंस ट्रिगर होती है। जब वो पलट कर देखता है, उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी का आखिरी सीन है। एक उंगली। वो सिर्फ एक उंगली देखता है अपनी पूरी नजर में। उंगली उसके बीच में टैप करती है, और एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर उसकी बॉडी में फट जाती है जो उसकी नेसेंट डिविनिटी को भी तोड़ देती है। एक कर्स भी उसकी सोल के अंदर घुस जाता है। वो कर्स डायरेक्ट इमॉर्टल रेल्म तक पहुंचता है, उसके असली सेल्फ तक। वो चीखता है, ये नामुमकिन है। वो स्क्रीम करता है, सच में डर से। मैजिकल बॉडी का मरना खास नहीं होता, पर इस बार कर्स उसके असली फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो स्क्रीम होता है और ब्लैक रोब्ड मैन वहीं पे फट जाता है, मर जाता है।
इमॉर्टल गैलेक्सी में सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे बैठे उसी आदमी का असली शव का बॉडी तुरंत काले दाग से भर जाता है और पूरा जिस्म ब्लैक ब्लड में बदल जाता है। उसकी नेसेंट डिविनिटी भी भाग नहीं पाती। वो सच में मर चुका था। वो मरने से जस्ट पहले देखता है 100 से ज्यादा अलग अलग ऑल्टर्स चमक रहे थे। एक और ट्रांसपोर्टेशन राउंड शुरू होने वाली थी। सुमिंग अपनी उंगली खींचता है। नीचे ग्राउंड पे खड़े हजारों इमॉर्टल्स उसकी नजर से बचने के लिए आंखें झुका लेते, चाहे वो प्रोडिजी हो या उसके पुराने जान पहचान के लोग। सुमिंग सोचता है, बर्जर्कर्स ने मुझे शक्ति दी, मुझे सच ढूंढने का जुनून दिया। मैं कुछ लोगों को यहां छोड़ नहीं सकता। मेरा असली घर यहां है। मैं यहीं पैदा हुआ। मेरी यादें और मेरा वजूद सब यहां से जुड़ा है। तो अब से मैं भी एक बर्जर्कर ही सही। सुमिंग सिर उठाता है और उन 2 रूनिक पिलर्स की तरफ देखता है जो अभी भी इमॉर्टल्स को डिसेंड करवा रहे थे। उसकी आंखों में अब कंफ्यूजन नहीं, बल्कि सिर्फ दाद, इरादा और अपनापन था। जब तुम्हें पता चले कि तुम कौन हो तो तुम खुद नहीं रह जाते, और जब तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो तब तुम वाकई खुद होते हो। एक पुराना सा जून बजने लगता है और सुमिंग के कानों में उसकी धुन गूंजती है। सुमिंग अपना सिर उठाता है और सोचता है, मैं हूं गॉड ऑफ बर्जर्कर्स। जैसे ही ये अल्फाज उसके दिल में गूंजते हैं, आसमान के रून्स में से नए इमॉर्टल्स की प्रेजेंस एक बार फिर दिखने लगती है, जो अपने दूर के वतन से आ रहे होते हैं। उस वक्त उन 2 रून्स के पार रेनबोज बढ़ने लगते हैं और डिस्टॉर्शंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आसमान और जमीन हिलने लगते हैं। कुछ टूटने की आवाज गूंजती है और उन डिस्टॉर्शंस में से नीचे की तरफ एक आवाज लगातार चिल्लाती है, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स। अगर कोई ध्यान से सुनता तो वो आवाज ये 3 शब्द रिपीटेडली बोल रही होती। तुरंत ही सुमिंग के सामने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का स्टैच्यू उभर आता है। वो टोर्सो जिसमें सिर नहीं है, सिर्फ 2 हाथ हैं। वो एक जबरदस्त प्रेशर इमिट कर रहा होता है। उस प्रेशर के नीचे सुमिंग की आंखों में चमक आती है जो आसमान तक जाती है। सुमिंग बोलता है, मेरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के स्टैच्यू में अब सिर्फ एक जोड़ा पैर की कमी है और तीसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की सोल मेरा स्टैच्यू का बायां पैर बनेगी। वो अपना राइट हाथ उठाता है और आगे झटका लगाता है। तुरंत तीसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के जिस्म से निकले 3 मोती हवा में उड़ते हैं, जो एक धुंधला बूढ़े आदमी का इल्यूजन बन जाते हैं। उस बूढ़े आदमी की आंखें खुलती हैं और वो पूरे रीजन पे नजर डालता है। फिर सुमिंग की तरफ देखता है। उसका चेहरा धुंधला होता पर मुस्कान जाहिर होती है। जैसे ही वो मुस्कुराता है, धीरे धीरे वो फिगर गायब हो जाता है और तुरंत सुमिंग के स्टैच्यू का बायां पैर दिखाई देता है। सुमिंग के बाल बिना हवा के हिलते हैं। वो बूढ़े आदमी के जाने और उसकी मुस्कान को देखता है, जो तीसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की सोल ने पूरा जमाना साथ छोड़ा था। वो मुस्कान एक्नॉलेजमेंट दिखा रही होती है। जैसे ही वो लेफ्ट लेग फॉर्म होता है, सुमिंग के अंदर की कल्टीवेशन बेस एकदम से ब्लास्ट करती है। वो बर्जर्कर सोल रेल्म के लेटर स्टेज के पीक तक पहुंच जाता है। बस एक पतला सा मेम्ब्रेन बाकी होता है ग्रेट कंप्लीशन तक। उसकी प्रेजेंस एक टाइडल वेव की तरह आसमान जमीन को हिला देती है। डिस्टॉर्शंस में से रोर्स और तेज हो जाते हैं और रेनबोज इधर उधर नजर आने लगते हैं। जो पिलर्स ऑफ लाइट बने हुए इमॉर्टल्स के डिसेंट से, उनमें से करीब 100 फिगर्स अपना फॉर्म जल्दी से गेन कर रहे हैं। सुमिंग उन पर ध्यान नहीं देता, बस अपने गॉड ऑफ बर्जर्कर स्टैच्यू को देखता है। फिर आंखें बंद करके अपना राइट हाथ ऊपर आसमान की तरफ झटका लगाता है। आसमान में जोर से धमाके होते हैं, मगर इन धमाकों के बीच भी सुमिंग की आवाज सबको शॉक कर देती है। सुमिंग चिल्लाता है, सेकेंड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स, जो दुनिया में सोल फ्रैगमेंट्स के रूप में है, जो हर डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन पर चिल्लाता है, क्या तू तैयार है? क्या तू मेरे स्टैच्यू का राइट लेग बनने को रेडी है? मैं बर्जर्कर की कसम खाता हूं, मैं इमॉर्टल्स को तबाह करूंगा और तेरा बदला जरूर लूंगा। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजती है और सब जगह एक सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ जियान और सुमिंग के बड़े सीनियर भाई के बैटल के धमाके सुनाई देते हैं। सुमिंग चुपचाप जवाब का इंतजार करता है। अगर यह कोई और समय होता तो शायद कोई जवाब नहीं आता, लेकिन अब उसके पास बर्जर्कर्स का किस्मत था। वो अपने गॉड ऑफ बर्जर्कर स्टैच्यू को कंप्लीट कर रहा था। उसकी आवाज दुनिया के साथ फ्यूज हो चुकी थी और दुनिया भर के सोल फ्रैगमेंट्स ने उसको सुना। थोड़ी देर बाद दोनों लाइट पिलर्स में नए इमॉर्टल्स आने लगते हैं। कुछ पूरी तरह अपना फॉर्म बना रहे हैं। फिर एक हल्की ग्रीन ऑरा, जहां स्टैच्यू का राइट लेग होना चाहिए था, वहां से निकलती है। बाकी जगह से भी ग्रीन एनर्जी आकर एक वेग ग्रीन फिगर बनाती है, जो सुमिंग के सामने होता है। उस फिगर का चेहरा बिल्कुल वेग होता, जैसे तीसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का था। उसकी आंखें ब्लैंक होती,
जब वो सुमिंग को देखता है, सुमिंग भी उस फिगर को देखता है और दोनों की नजर मिलती है। इस नजर मिलने से सुमिंग के दिल में एक पुरानी याद जाग उठी, जब उसने पहली बार सीमा शिन से लड़ाई की थी और दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के हाथ पर अपना कदम रखा था। इस बार भी वही फीलिंग उसके चेहरे पर आई। वो डेज्ड लग रहा था। उसके कान में बच्ची की रोने की आवाज, एक औरत की नरम आवाज जो उसे सूद कर रही थी, और एक आदमी की आवाज जो डिग्निटी और सॉफ्टनेस दोनों साथ लाई हुई थी, सुनाई देती है। वो था सेकंड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स। वो ग्रीन फिगर सेकंड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की सोल फ्रैगमेंट्स का जोर था जो दुनिया में बिखरे हुए थे। ये उसकी अकरोही इच्छा और बदले की आग थी। वो सुमिंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में धीरे धीरे रोशनी आती है, फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही पल वो ग्रीन फिगर सुमिंग के स्टैच्यू की तरफ भागता है और उसका राइट लेग बन जाता है। अब स्टैच्यू पूरी तरह खड़ा हो जाता है। इस पल सुमिंग का कल्टीवेशन बेस फिर से एक्सप्लोसिव तरह बढ़ता है। उसका स्टैच्यू अब मोस्टली कंप्लीट होता है, सिर्फ सिर की कमी होती है। वो गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का स्टैच्यू दुनिया में 10,000 फीट लंबाई का होता है और एक जायंट की तरह लगता है जिसका जबरदस्त प्रेशर आसमान के इमॉर्टल्स को भी हिला रहा होता है। सुमिंग फिर शांत होता है और कहता है, पहला गॉड ऑफ बर्जर्कर्स लाई शंस्यू, जिसने बर्जर्कर्स की जमीन छोड़ी और जिसने बर्जर्कर्स एन्चेंटेड वेसल बनाकर पूरी जमीन की रक्षा की, तेरा छोड़ा हुआ विरासत सिर्फ तीसरी नस्ल तक चल पाया। अब बर्जर्कर्स में कोई लेगेसी नहीं बचा, इसलिए चौथा गॉड ऑफ बर्जर्कर्स पैदा नहीं हो सकता। अगर कोई आता है तो वो चौथा नहीं, एक नया गॉड ऑफ बर्जर्कर्स होगा। तो मैं तेरा छोड़ा हुआ मॉन्यूमेंट और वो आइटम्स जो तूने यहां छोड़े, उसे करके अपने स्टैच्यू का सिर बनाऊंगा और तब से मैं सारे बर्जर्कर्स को नए युग में ले जाऊंगा। सुमिंग चंद सेकंड के लिए चुप होता है, फिर जोर से बोलता है। उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है, पूरा जगत उसके साथ रेजोनेट करता है। इसी वक्त पूरे बर्जर्कर्स के जमीन में ईस्टर्न वेस्टलैंड्स, साउथ मॉर्निंग के आइलैंड्स, नॉर्दर्न प्रोविंस और वेस्टर्न रीजन के अलायंसेस में सभी फेरोशियस बीस्ट्स आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से घुर घुर करने लगते हैं, जैसे किसी भगवान के स्वागत कर रहे हों। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के जंगल के अंदर छुपा था बर्जर्कर फैंग ट्राइब। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसके पीछे हजारों लोग घुटनों पे बैठकर कांप रहे होते हैं। उनकी आंखों में जुनून और उम्मीद इतनी गहरी थी कि वो अपनी लिमिट्स पार कर चुकी थी। सबकी नजर उस बूढ़े आदमी पर थी जो अकेला खड़ा था। वो आसमान की तरफ देखता है, फिर कुछ देर बाद अपना सिर घुमाता है और ट्राइब वालों की तरफ देखता है। वो जोर से कहता है, बात यह है कि हमारे खून में जलती हुई आग ने हमें जगा दिया है। हम बर्जर्कर फैंग ट्राइब ये रिस्क लेंगे। अगर जीत गए तो बर्जर्कर्स का दौर बदल जाएगा, अगर हार गए तो बर्जर्कर्स के आसमान के नीचे दफना दिए जाएंगे। बर्जर्कर फैंग ट्राइब, मेरे साथ चलो, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के सामने अपना सिर झुकाओ। वो बूढ़ा आदमी अपना हाथ झटकाता है। तुरंत जंगल में से जोर से चीखें निकलती हैं और एक सांस के अंदर लगभग 10,000 लॉन्ग आर्क्स आसमान में जाकर उस जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां उनका जलता हुआ खून उन्हें बुला रहा था। और उस रेस में सबसे आगे वो बूढ़ा आदमी खुद होता है। माउंटेन रेंज में छुपा हुआ ट्राइब जो बर्जर्कर फैंग ट्राइब से पहले निकल चुका था, अब और छुप नहीं सकता था। उनके खून में लगी हुई आग उनके कल्टीवेशन को और तेज कर रही थी, साथ ही एक इरादा भी उनके खून में जाग रहा था। आखिर में ट्राइब के ज्यादातर लोग आसमान की तरफ उड़ गए ताकि गॉड ऑफ बर्जर्कर्स से मिल सकें। ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के सारे बर्जर्कर्स एक साथ फट पड़े और हर तरफ से सुमिंग के पास की तरफ दौड़े। उसी वक्त सुमिंग ने अपना राइट हाथ अपने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के स्टैच्यू पर जोर से झटका लगाया तो तुरंत ही उसके स्टोरेज बैग से एक बड़ा स्टोन मॉन्यूमेंट उड़ता। उसमें से एक पुरानी और तेज हवा निकली जो पहले गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के विरासत का हिस्सा थी जो उसने छोड़ के गया था। सुमिंग के शब्दों से वो स्टोन मॉन्यूमेंट हिलने लगा, फिर वो अपने आप टूट के उस जगह पर जमा हो गया जहां उस स्टैच्यू का सिर होना चाहिए था। पल भर में ही वो धूल एक सिर बन गई। उस सिर पर कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उसने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के स्टैच्यू को पूरा कर दिया। जैसे ही सुमिंग के गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का स्टैच्यू कंप्लीट हुआ, एक बहुत बड़ा प्रेजेंस फैल गया। दुनिया में जमीन हिलने लगी और स्टैच्यू धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगा। उसका बिना फेस वाला चेहरा ऐसे था जैसे एक आईना जो सुमिंग को देख रहा हो। उस लम्हे में सुमिंग ने अपने बर्जर्कर सोल रेल्म के लेट स्टेज में लास्ट रिक्वायरमेंट पूरी की, अपना रिफ्लेक्शन गॉड ऑफ बर्जर्कर्स में देखना। तुरंत ही स्टैच्यू के बिना फेस पे कर्व्स बनने लगे और धीरे धीरे सुमिंग जैसा चेहरा उसमें उभरने लगा।
जैसे ही यह हुआ, आसमान के सारे रेनबोज जोर से टूटकर स्टैच्यू में शामिल हो गए। आसमान की सारी डिस्टॉर्शंस भी कोलैप्स हो गई जब तक कोई बाकी न थी, और उस मोमेंट आसमान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। सिर्फ लोकल आसमान नहीं, पूरी बर्जर्कर्स की दुनिया का आसमान ट्रांसपेरेंट हो गया, जिससे सब बर्जर्कर्स पहली बार अपनी असली बर्जर्कर्स स्काई देख पाए। बर्जर्कर्स की दुनिया में कोई आसमान नहीं था, बस एक बड़ा सा वॉर्टेक्स था जो पूरे बर्जर्कर्स की जमीन को ढक रहा था। चाहे जमीन का कोई भी कोना हो, हर कोई उस बड़े काले वॉर्टेक्स को आसमान में देख सकता था। वॉर्टेक्स अभी तक घूम रहा था। वो हजारों काली घनी धुएं का बना था जो उनकी दुनिया को बाहर की दुनिया से अलग करता था, जिससे घूमते हुए गरजदार आवाज आ रही थी। और कुछ ऐसे फेरोशियस बीस्ट्स जो सड़कों हजारों फीट से बड़े थे, कभी कभी उस अंधेरे में दिखाई देते। लेकिन उन जानवरों की साइज के बावजूद वॉर्टेक्स के सामने वो कुछ भी नहीं थे, एक ओशन में छोटे जानवरों जैसा के माने। यही था असली बर्जर्कर्स का स्काई। यही आसमान था जो पहले गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के जमाने में था। बाद में जो सूरज, चांद और तारे दिखाई दिए, वो सब झूठे थे। वो सिर्फ इमॉर्टल्स के रून की वजह से थे। जब सबने ये आसमान देखा तो उड़ान भर रहे सारे बर्जर्कर्स एकदम रुक गए और उस वॉर्टेक्स को नजर लगा के ताकते रहे। सूमिंग के लिए जैसे ही उसके गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के स्टैच्यू का चेहरा दिखा, उसकी कल्टीवेशन बेस ने बर्जर्कर सोल रियल्म के लेटर स्टेज को तोड़कर पूरा ग्रेट कंप्लीशन हासिल कर लिया था।